नमस्कार साथियों, हिमालयन डायलॉग्स में आपका बहुत स्वागत है। एक बहुत ही प्यारी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत। दिव्या पाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पौंडुचेरी से इस वक्त हल्द्वानी आई हैं। पौंडुचेरी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप एमए एजुकेशन कर रही हैं। एमएड एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन जी। और आप यूटेट का एग्जाम देने हल्द्वानी में आई थी अभी। हाँ। और आप मध्य प्रदेश की रतलाम की रहने वाली जी हैं। हाँ। आप कुछ समय कुछ एनजीओ में काम कर चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपने बीएड किया है। और सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं। और उससे बड़ी बात है कि आप पहले अपनी लाइफ में बहुत इंट्रोवर्ट थी और अभी आप बहुत दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और एजुकेशन की फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करना चाह रही हैं। मुझे लगा कि आप एक बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व हो सकती हैं हमारी तमाम उन दोस्तों के लिए, लोगों के लिए जो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। तो मुझे लगा कि आप कुछ अपना कुछ आपको आपकी जर्नी को अगर हम जानें तो वो ही अपने आप में एक प्रेरणा होगी। तो दिव्या, कैसा था बचपन की दिव्या, कैसी थी? आप भाई बहनों में तीसरे नंबर के हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका फायदा कुछ मिलता था या बीच का होने का नुकसान आपने झेला है? फायदा भी बहुत मिला है। हाँ। नुकसान तो ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत नुकसान मिला है, बट ऐसा होता है ना कि जब हम बीच में होते हैं तो हम हमेशा ऐसा देखा जाता है कि मम्मी पापा का फोकस होता है थोड़ा बड़ों पे थोड़ा ज्यादा और थोड़ा छोटों पे थोड़ा ज्यादा, या फिर जो बहुत शैतानी करता है। तो मैं थोड़ी सी शांत बच्ची थी और ऐसे ओबीडियंट टाइप की, कि अगर कुछ किसी ने बोला तो सुन लिया, कोई जवाब नहीं देना, और ऐसा थोड़ा सा डरा सा थोड़ा सा रहना। पता नहीं क्यों, वो नहीं पता मुझे कि क्यों डर लगता था, किस चीज से डर लगता था, लेकिन बोलती नहीं थी मैं, बहुत शांत। मुझे कुछ चाहिए तो वो मांगती भी नहीं थी। कब तक चला ये सिलसिला? ऐसा 12वीं पास करने तक? पूरी स्कूलिंग ऐसे चली, 12वीं तक ऐसा चला। 12वीं कक्षा के बाद मैंने सोचा था कि मुझे रतलाम में तो नहीं रहना है, रतलाम से तो बाहर जाना है। अच्छा, थोड़ा पहले रतलाम के बारे में बताओ हमारे तमाम सुनने देखने वालों को कि कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। तो रतलाम मध्य प्रदेश के वेस्टर्न जोन में है, एकदम वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, जो कि बॉर्डर पे आ जाता है राजस्थान की और गुजरात की बॉर्डर पे आता है। महाराष्ट्र भी थोड़ा बहुत लग गया है। तो रतलाम में मैंने पूरा अपना स्कूलिंग किया। रतलाम के महेश नगर एक छोटे से कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। पास में स्कूल है जो कि ज्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर के रास्ते में है। तो वहां से रोज फ्रूट ना। तो सरकारी स्कूल से आपने पढ़ा? नहीं, मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है। प्राइवेट भी नहीं बोलूंगी, ट्रस्ट का स्कूल है वो। सिख स्कूल से पढ़ाई की है। तो हमेशा से ऐसे कल्चरल डिफरेंस, मतलब ऐसा कल्चरली अलग अलग डाइवर्सिटी देखी थी, क्योंकि मैं सिख स्कूल था तो वहाँ पे गुरबानी होती थी, शब्द होती थी। तो ऐसा थोड़ा सा पंजाबी टच बचपन से रहा। बचपन से वो ऐसा कुछ नया अलग डिफरेंट सीखने को मिलता था। तो पंजाबी स्कूल, सिख अच्छा, स्कूल बस में जाते थे स्कूल या? मैं साइकिल चला के जाती थी स्कूल। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी तो बस्तों का वजन बहुत ज्यादा होता था। तो मैं बहुत पतली सी थी, तो पूरा ऐसा झुक जाती थी मैं बस्ते के वजन से। तो पापा ने मुझे देखा कि इसका तो ये पूरी झुक जाएगी, इसकी कमर झुक जाएगी। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए हम साइकिल ला देते हैं। तो फिर पापा साइकिल लेके आए, तो मैं बैग को पीछे रख के साइकिल चला के जाती थी स्कूल। क्या बात है दिव्या, यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक पूछना चाहूंगी कि क्या उस पीड़ा को आप चाहेंगे कि उसमें कुछ इनोवेशन आप करें कि फ्यूचर के हमारे बच्चों के बस्तों का बोझ कम हो, कुछ उसमें आप कुछ अपना योगदान दें फ्यूचर में? तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना बच्चों को इतना ज्यादा किताबों के तले दबा दिया है कि बच्चे अपना जीवन किताबों को मान चुके हैं। किताबों को वो वैसी किताबों को माने जो जीवन की चीजें सिखाती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी किताबें जो सिर्फ रटन विद्या को मतलब प्रमोट कर रही है, मुझे लगता है वो चीज बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रही है। बच्चों तो को एक बड़ी समस्या है कि आज बच्चे बस्ते के बोझ तले दबे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके बाद साइकिल आपके लिए ली गई। और आप साइकिल से जाने लग गई। वो समस्या ऐसे जेन्युइन पाई गई थी मम्मी पापा के द्वारा कि ये इसकी कमर को कुछ हो जाएगा। तो दीदी लोग क्या साइकिल में नहीं जाते थे? दीदी साइकिल से जाती थी, बट मेरा स्कूल बहुत पास में था, दीदी का स्कूल दूसरा था। दीदी साइकिल से जाती थी। मेरा भाई लोग तो दोस्तों के साथ चले जाते थे, मैं ऐसे अकेले अकेले जाती थी। और छोटी सी मैं पतली थी, बहुत पतली, बचपन से मैं खाना वाना ढंग से खाती नहीं थी। तो पतली थी, तो फिर उसकी वजह से मैं वैसे, और मेरा ऐसा था कि चाहे कोई सा भी डे हो, मुझे सारी नोटबुक्स लेके जानी है, सारी किताबें लेके जानी है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कभी टीचर ने वाला सब्जेक्ट की नोटबुक मुझसे मांग ली और मेरे पास नहीं हुई तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो मुझे तो लेके जाना पड़ेगा। तो अपनी इस पूरी स्कूली जीवन में कभी कोई ऐसा फील हुआ कि टीचर का कोई मिसबिहेव रहा हो या कोई ऐसी चीज जिसने
मतलब आपको और शाय बनाया हो और आपको इंट्रोवर्ट बनाया हो? हाँ, तो बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता था कि आप कैसे दिखते हो, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है कि टीचर आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे से बातचीत करने का आपका तरीका है, या कितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या आप कैसे बैकग्राउंड से आए हो, आपका स्टेटस क्या है, आपका क्लास क्या है, ये बहुत मायने रखता है कि एक टीचर आपसे क्या व्यवहार करेगा। आपका ग्रूमिंग स्टाइल कैसा है, क्या आपके पेरेंट्स आप पे इतना फोकस करते हैं कि वो आपको एकदम रेडी एकदम करके भेज रहे हैं स्कूल, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। टीचर्स उनसे, मुझे लगता है टीचर वैसा जानबूझ कर शायद कोई टीचर नहीं करता होगा, बट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अप्रोचेबल होते हैं बच्चे, तो टीचर्स उनसे वैसा ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। बट बच्चे को ये नहीं पता होता है, बच्चे को लगता है कि मुझसे क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, या मुझसे क्यों नहीं बात की जा रही है। तो वो हमेशा से मन में था। तो मुझे लगता था कि अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार मिल पाना है टीचर से, तो शायद मुझे अच्छा पढ़ना होगा, शायद मुझे अपना नाम वो बोर्ड पे जो आता है वो अगर आ गया तो टीचर मुझे भी जानेगी। तो वो एक सबसे बड़ा मेरा एम था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करती थी, कि शायद अगर मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ बातचीत करने में या दिखने में कि मुझे टीचर इतना प्यार करे या लाड़ करे, तो मुझे शायद ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरा नाम भी कहीं दिखे और मुझे भी वो थोड़ा सा लाड़ या प्यार मिल सके। क्या बात है। तो जीवन में हम सब कुछ करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ज्यादा प्यार मिल सके। तो फिर मेहनत की, आप क्लास में हमेशा फर्स्ट आई है ना? हाँ, तो बचपन में मैं बहुत ऐसी कमजोर बच्ची थी, जैसे कि कभी ऐसे इतना अच्छा नहीं पढ़ती थी, बट मैं मेहनत करती थी। मम्मी बोलती थी तुम हार्ड वर्किंग हो, तो मैं ऐसे मेहनत करती थी कि मुझे अच्छा करना है। मुझे ऐसा था, मैं एक बार ऐसे बच्चों को 15 अगस्त पे ना ऐसे चॉकलेट्स और ऐसा कुछ गिफ्ट मिलता है अगर आप क्लास में फर्स्ट टॉपर्स में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो उसको हर साल कुछ ना कुछ मिलता था, उनको स्टेज पे ऐसे बुलाया जाता था। तो मुझे ऐसा था कि एक दिन मुझे भी वहां पे जाके वो गिफ्ट लेना है। जब मैं ऐसे कौन सी सेकेंड या फर्स्ट सेकेंड क्लास में थी, तो ऐसा मैंने सोचा था। फिर इसके अगले साल से मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करी। मैं पढ़ती थी क्योंकि मैं वीक थी सब्जेक्ट में, मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती थी, तो मैं बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी कि हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि मैं एग्जाम में अच्छा कर सकूँ। जो कि मुझे अब लगता है कि शायद इतना बच्चे को सोचना नहीं चाहिए मार्क्स के लिए, इतना ज़्यादा प्रेशर बहुत लेने लग गई थी मैं। ये था कि थोड़ा मैं भी आ जाऊंगी नजरों में, तो थोड़ा सा ज़्यादा लाड़ प्यार मिल जाएगा, तवज्जो मिल जाएगी और अच्छा लगेगा। सबको अच्छा लगता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिले। तो फिर 12वीं के बाद क्या तब्दीलियां आई जीवन में? कैसे दिशा अपनी कैसे तय किया आपने? हाँ। क्या दीदी का कोई रोल, फैमिली का कोई उसमें रोल रहा? और इंट्रोवर्ट नेचर को आपने क्या कोई थेरेपी ली? क्या किया? तो हमेशा से मेरे 2 बड़े भाई बहन थे, तो हमेशा से उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता रहा है। जब मैं 9th क्लास में थी तो भैया बाहर पढ़ने चले गया था, वो पुणे गया था पढ़ने के लिए, और दीदी चली गई थी 10th क्लास में मुंबई। तो ऐसा था कि 10th क्लास में मैं 10th में थी। अच्छा, तब मुंबई मैं 10th क्लास में थी तो वो मुंबई गई थी। तो लाइफ पे ऐसे इम्पैक्ट पड़ता था कि ये लोग जा रहे हैं, तो ऐसा मतलब अंदर से फील होता है ना कि अगर आपके भाई बहन बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको मन करता है कि हाँ शायद मैं भी कुछ अच्छा करूँ, या मैं कहीं बाहर जाऊँ, या मैं कुछ अलग करूँ। तो था बचपन से कि वो मतलब देख के कि मुझे भी करना है ऐसा कुछ, बाहर जाना है। बट मैं बहुत ऐसे डरती थी, मुझे ऐसे जाने में बोलने में आगे होके डर लगता था। ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी अच्छी कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी अपनी बातों को। तो वो चीज़ की कमी थी हमेशा से। मतलब उस चीज़ पे मुझे ऐसा था कि मुझे इस पे काम करना है। तो भाई बहनों को देख के मुझे ये था कि मुझे बाहर जाना है के लिए। तो फिर क्या 12वीं के बाद कैसे आपने कहाँ गई आप? हाँ, 12वीं के बाद मैंने फिर भाई है मेरे, भैया के कोई फ्रेंड थे, वो एक यूनिवर्सिटी गुजरात में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। तो गुजरात ऐसा था कि घर से बहुत पास भी था, और इंदौर में बहुत पास में था। काउंसलिंग में मेरा इंदौर में हो गया था, लेकिन मम्मी पापा का ऐसा था कि सब सारे बच्चे इंदौर जा रहे थे, फिर इंदौर उनको थोड़ा कम सेफ लगता था, तो उन्होंने गुजरात में वडोदरा, जो कि मम्मी पापा के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सेफ था, वहाँ पे थोड़े से एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी रहते थे, तो उन्होंने वडोदरा भेज दिया मुझे। तो अब बीएससी फिजिक्स ऑनर्स आपने वहाँ से 3 साल किया? हाँ, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से हॉस्टल में रह के वहाँ पे किया। तो तब तक भी क्या आप वैसी ही थी, पुरानी वाली दिव्या? हाँ, तो पहला साल तो
तो वैसे ही निकला, लेकिन धीरे धीरे से फिर नए गुजरात के बच्चे मिले, दूसरी जगह के और बच्चे मिले, तो थोड़ा सा मैं ओपन होने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा सा ओपन होने लग गई थी। इतना में ही कोविड आ गया था। तो कोविड आया, फिर वापस से जब हम घर वापस आ गए, मतलब जो मैं खुलना चालू करी थी वो वापस घर आके आइसोलेट हो गए। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आया। और उसी वक्त 2021 में जब लॉकडाउन लगा, हमारा लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर की एग्जाम्स ऑनलाइन हुई, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम था, मुझे लगता है सबके लिए होगा जितने भी बच्चे उस टाइम पे पढ़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर घर पे कोविड वाला वक्त किया आपने, थेरेपी लेना शुरू किया, संगीत की कोई थेरेपी? वैसा उस टाइम पे थेरेपी नहीं, उस टाइम पे कुछ भी ऐसा पता ही नहीं था कि ये सब होता क्या है। वो बहुत उस वक्त तो ये था कि जीवन में उस वक्त ये क्वेश्चन आने लग गया था माइंड में कि यार जीवन का पर्पस क्या है। अच्छा। क्योंकि जब देखा कि यार इतना ज्यादा कोई वायरस आके इम्पैक्ट कर सकता है लाइफ को, तो लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। तब ये लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चली, अपनों की इम्पोर्टेंस पता चली, तब पता चला कि यार पैसा, घर, गाड़ी, ये सब तो सेकेंडरी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफ है। जब ऐसे मास माइग्रेशन देखा, ऐसे वर्कर्स को सिर्फ जाते हुए देखा, ऐसे लोगों को खाने के लिए, फूड के लिए इतना तरसते हुए देखा, और ऐसे इतना ज्यादा मास जब डेथ देखी, तो फिर ऐसा लगा कि यार लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझ में ऐसा लगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ उस लाइफ को सेव करने के लिए। मैंने पढ़ाई भी ऐसी करी थी कि मैं किसी भी तरह से कुछ हेल्प नहीं कर पा रही थी। फिजिक्स पढ़ी थी जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकती थी, मैं उस सिचुएशन में मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं उस सिचुएशन में किसी तरीके से किसी की हेल्प कर सकूं। फिजिकली मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ऐसा, मतलब वो टाइम ही ऐसा था कि हम नहीं जा सकते, और फाइनेंशियली मैं खुद अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थी, तो वो भी मैं नहीं कर सकती थी। तो उस वक्त मैंने बहुत कंटेम्पलेशन किया, मतलब सोचने का टाइम दिया अपने आप, मतलब बहुत उस वक्त मैं सोच रही थी कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों हमें, मतलब क्यों हम जी रहे हैं, ये वाले क्वेश्चंस उस टाइम पे, मतलब वो जो एकदम एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों को, जो आते हैं एकदम से, यार करना क्या है जीवन में। तो कर लिया ग्रेजुएशन पहले। तो दीदी तब फिर मुंबई से लौट गई थी? हाँ, दीदी तो जॉब कर रही थी। ओके। दीदी जॉब कर रही थी तो दीदी का तो, हाँ दीदी तो जॉब कर रही थी, वो अपनी लाइफ में थी। उनका सॉर्ट था, मुझे मेरे हिसाब से सॉर्ट था, जो कि मुझे लगता था सॉर्ट है। लेकिन मुझे तो ऐसा था कि मैं कुछ ढूंढूं अपने लिए, मैं कुछ करूं। फिजिक्स में इंटरेस्ट था 12th में, तो फिजिक्स ले लिया था। बाद में वहां जाके पता चला कि यार फिजिक्स ले तो लिया है, लेकिन यार अब करूंगी क्या आगे। मास्टर्स भी कर लिया, तो उसके बाद क्या, बेसिक साइंसेस पढ़ने के बाद जॉब है ही नहीं। ये तो रियलिटी है। फिर जाना था पीएचडी के लिए, तो वो ऐसा था कि उस टाइम पे ऐसा लगता था यार एक बार पैसा कमाने लग जाएंगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। वो माइंडसेट दिमाग में ऐसा आ चुका था। और ऐसा था कि यार कौन सी पढ़ाई कर लूं कि जिससे ऐसे डायरेक्ट जॉब वॉब का मिल जाए। और क्या, फिर पता चला कि यार जॉब के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, स्किल चाहिए। आपके पास क्या स्किल है। जब लिंक्डइन पे फर्स्ट बार ऐसे आईडी बना रही थी मैं, तो उसमें ऐसा ऑप्शन आता है स्किल्स का, कि आपके पास क्या स्किल है। तो मैं ऐसे 2 घंटे बैठ के सोची कि मेरे पास स्किल क्या है। क्या बात है। तो वो वैसे वैसे क्वेश्चंस ना जब आपके मन में आते थे कि आपके पास स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए, जॉब मार्केट के लिए आप रेडी ही नहीं हो, फिर आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन सिस्टम ने आपको जॉब रेडी किया ही नहीं है। तो फिर उस वक्त समझ में आता है कि आपके लिए स्किल इम्पोर्टेंट है, फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फिर वो सारे क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे करके अराइव होते गए। फिर ऐसे बहुत सारा समझ में आया कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है। उस वक्त फिर ऐसा माइंड में आता था कि यार ये प्रोफेशन अच्छा है, ये प्रोफेशन अच्छा है, सबको हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। तो ऐसे सारी एग्जाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर देती थी मैं कि आज ये एग्जाम, मतलब ये एग्जाम में अच्छा लग रहा है, इससे जॉब मिल जाएगी। तो चलो आज अभी बैंकिंग का फॉर्म डाल दिया, थोड़ा पढ़ लिया, फिर एसएससी का डाल दिया, ये कर करके, ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसा इंसान थोड़ा चलता रहे, कुछ अपडेट करता रहे। तो वो 1 साल के टाइम पे, कोविड वाले टाइम पे ये सब किया। फिर उस वक्त लगने लगा यार कि ये सब से तो कुछ नहीं होगा, एजुकेशन कुछ फॉर्म बैकग्राउंड होना चाहिए। तो फिर सोचा कि यार कुछ आगे तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आगे पढ़ने के लिए फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या आगे चूज करें। फिजिक्स तो ऑलरेडी ऐसे पढ़ा था लास्ट ईयर में कि ऑनलाइन सब कुछ, उसमें वैसे भी कुछ जॉब वॉब का था नहीं। तो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर दिया। ओके। तो फिर फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, ऐसे गांधी फेलोशिप, पंजाब यूथ लीडरशिप करके एक फेलोशिप थी पंजाब की, जो सांझी सिक्ख्या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
निकाली गई थी, उसमें अप्लाई किया। फिर उसके बाद हिमाचल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेम पे काम कर रही है, आविष्कार, उसमें अप्लाई किया। टीच इंडिया फेलोशिप में अप्लाई किया, सेवा फेलोशिप में अप्लाई किया। अच्छा। इन सब में अप्लाई किया। इसमें से मेरा हो गया, आविष्कार में हुआ हिमाचल प्रदेश में, गांधी फेलोशिप में बिहार में हुआ, फिर सांझी शिक्षा में पंजाब में हुआ। इन सब में से मैंने पंजाब चूज किया। अच्छा। तो कितना समय जॉब किया इसमें? फिर मैंने ऑनलाइन, हम लोग को 3-4 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई। फिर वहाँ पे ग्राउंड पे जाके मैंने 6-7 महीने ग्राउंड पे काम किया। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, तो लगभग 1 साल मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। तो एजुकेशन पर वो काम करता वो था? प्राइमरी एजुकेशन पे काम करती है, पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे काम कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब टीचर्स के साथ, ब्लॉक हेड मास्टर्स के साथ, इन सब के साथ मीटिंग्स करवाती है और ये सब बच्चों को क्या इश्यूज, इस पर काम करती है। बिल्कुल। तो फिर नौकरी छोड़ने का इरादा फिर कैसे किया? लगा कि कुछ और पढ़ना चाहिए? लगा कि वहाँ जाके पता चला कि दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। अगर मुझे जेन्युइन इम्पैक्ट डालना है तो मुझे पावर तो चाहिए होगी। वो पावर आती है आपके पास नॉलेज से। तो लगा कि मास्टर्स करेंगे एजुकेशन में, जो जाना है अगर एजुकेशन के अंदर तो मास्टर्स करेंगे एजुकेशन में। तो एजुकेशन का कीड़ा कहाँ से घुसा दिमाग में? क्या उस एनजीओ में काम करने के दौरान? नहीं, उससे पहले ही जब कोविड लगा था तो मैंने बोला ना, मुझे लगा था कि मुझे क्या ऐड कर सकती हूँ मैं वैल्यू। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। अच्छा। तो मैं ऐसे ही लोगों को पढ़ाती थी, ऐसे बच्चों को बहुत पढ़ाया मैंने, ऐसे फ्री में पढ़ा देती थी। मतलब कोई बच्चा आस पड़ोस दिख गया, उसको बैठ के ऐसे ही पढ़ा दिया। कोई ऐसे, मुझे नॉर्मली मैंने लोगों के घर पे जाके पढ़ाया, होम ट्यूटरिंग करी। तो आपको महसूस हुआ कि मेरे अंदर पढ़ाने की स्किल्स हैं? हाँ, पढ़ाने की स्किल। मुझे लगा कि यार मैं शायद, अगर मेरे पास कुछ है तो सिर्फ मैं पढ़ा ही सकती हूँ। मैं पढ़ाई की थी, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं था जीवन में। तो पता चला कि यार मैंने जो पढ़ा है वो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ किसी इंसान को, व्यक्ति को। तो वो चीज मेरे पास थी, तो वो मैंने चालू किया करना। तो एमए एजुकेशन में आपने पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएड के लिए अप्लाई किया। मैंने पौंडीचेरी नहीं, मैंने सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। फिर उसमें मेरा ठीक ठाक स्कोर बना। तो अभी आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं वहाँ पर, है ना? तो अभी तक जितना एजुकेशन पढ़ा, पहले तो आप फिजिक्स वाली थी, तो इसी दौरान सब पढ़ा होगा। तो जैसे कि आपने बताया कि किस किस तरह के फिलोसोफर्स आपने पढ़े हैं और साइकोलॉजी की फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा बताओ कि अब क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हो, एक्सप्लोर कर चुके हो आप? अच्छा, तो इतना ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ा है। तो बेसिक साइकोलॉजी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें मैंने खुद की पर्सनल लाइफ से सीखा कि उसमें सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होती हैं, जो कि आप अगर आप किसी भी मेंटल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपको एंजाइटी है या स्टेज फियर होता है ना, या स्पॉटलाइट इफेक्ट करके एक चीज होती है, हमको लगता है कि सारी स्पॉटलाइट हम पे ही है, हम किसी रूम में एंटर कर रहे हैं तो सब हमको ही देख रहे हैं। तो वो मैंने पर्सनली फील किया था। तो वो सब की चीजों के लिए मैंने ना ऐसे ही मैं गूगल कर देती थी कुछ भी जो मेरे माइंड में आया कि एंजाइटी से कैसे मतलब उसका कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या हमें सोशल एंजाइटी होती है, लोग के सामने हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर जब बीएड किया तो एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी। तो जब एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी थोड़ी बहुत, जब उसमें हमने कंडीशनिंग पढ़ी, कैसे कि कंडीशनिंग की जाती है बिहेवियर का, कैसे कैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को, कैसे कल्चर इफेक्ट करता है, कैसे फैमिली, कैसे सोसाइटी आपकी इम्पेक्ट करती है आपको। तो धीरे धीरे जब मैंने एजुकेशन पढ़ा तो मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाई। तो सेल्फ अवेयरनेस बीएड से आई। तो मैं कहूँगी कि मैंने जो बीएड किया वो मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट कर गया, क्योंकि एज अ चाइल्ड जो चीज मैंने फेस की थी, जो एज अ स्टूडेंट, वो मैं उस बीएड को करते करते मुझे अब समझ में आ पाया कि वो अवेयरनेस लाई। तो वो चेंज करने का जैसा था, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा बिहेवियर जो है वो क्यों है। तो एक सेल्फ अवेयरनेस का मोड़ था वहां से, कि वहां से पता चला कि हाँ अभी इसमें आ गए हैं तो यही इंटरेस्ट है, इसमें आगे कुछ करना है। तो एजुकेशन को आपने जितना समझा, उसमें क्या लग रहा है कि किन किन सेक्टर्स में अभी काम करने की ज़रूरत है? एनईपी जो अभी आ रखा है, क्या उसमें कोई और, उसमें भी क्या कोई लूपहोल्स हैं?
और क्या इरादा है कि इस सेक्टर को और मजबूत बनाना है ताकि हमारी दुनिया भर के तमाम सारे बच्चे सफ़र न करें, उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, है ना? तो क्या सोचते हो इस दिशा में? तो एनईपी, जहाँ तक मैंने जितना भी पढ़ा है एनईपी के बारे में, एनईपी 2020 बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो मेन जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करी, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है कि बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ उसके एकेडमिक्स के रिजल्ट से नहीं बनेगा, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, वो क्रिएटिव कितना है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा अभी बच्चे का। ये नहीं कि बस उसका मार्क्स कितना आया तो वो रिपोर्ट कार्ड बन गया, वो नहीं। बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा कितना ज्यादा इंगेजिंग है क्लास में, तो वो सब चीजें। और चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजीज की बात करिए, कैसे एक टीचर को बच्चों के अनुसार उनका लेसन प्लान बनाना चाहिए। अब हर एक बच्चा यूनिक होता है, तो हर एक यूनिक बच्चे के लिए, हर एक बच्चे के लिए अलग तरीके से उसको पढ़ाना। बिल्कुल। तो उसको, अगर उसको दिक्कत है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग करना। तो एनईपी मेनली बात करती है इक्वालिटी की, इक्विटी की और एक्सेसिबिलिटी की। मतलब इक्वालिटी हो सबके लिए, इक्विटी हो मतलब जो पिछड़े रह गए हैं उनको भी बराबरी का मौका मिले। मतलब कि अगर कोई अगर बच्चा जो है मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करता है, तो जैसे कि हम जानते हैं आजकल के प्राइवेट स्कूलों में 95% उनको भी एडमिशन मिलता है। तो वो इक्विटी की बात करती है। एक्सेसिबिलिटी की मतलब कि इजीली एक्सेसिबल एजुकेशन हो, और क्वालिटी, हाँ, और क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। फिर इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन है। आजकल जो न्यू स्ट्रक्चर बना है, उस न्यू स्ट्रक्चर में प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, और हायर, मतलब हायर एजुकेशन की बात की गई है। मतलब ऐसा है 5, 3 + 3 + 4, ये स्ट्रक्चर हो गया। पहले से था 10 + 2। प्रिपरेटरी में 3 साल का बाल वाटिका, उसमें आंगनवाड़ी, फिर 2 साल का पहली दूसरी, फिर 3 साल की चौथी पांचवी, तीसरी चौथी पांचवी, फिर 6ठी 7वीं 8वीं, फिर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। तो ऐसा करके 5, 3 + 3 + 4 + 3 ऐसा करके सिस्टम बन गया, स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी की, इसको इम्प्लांट करना, इसको लागू करना क्या आसान है बहुत भारत में? हाँ, तो ये डिपेंड करता है, मतलब धीरे धीरे इसको लागू किया जा रहा है। पहले ऐसा मतलब कि प्राइमरी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर फाउंडेशन को लागू करा गया था। मतलब कि जो प्रिपरेटरी स्टेज वाली है उसको धीरे करके लागू करा गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि वोकेशन की बात की जा रही है कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, मतलब कि ऐसा एजुकेशन दिया जाएगा जिससे वो लर्निंग करते करते भी अर्न कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम लगेगा, तो वो अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट की जा रही है। वो पूरी तरीके से हुई नहीं है, लेकिन उसका जारी है। तो बहुत अच्छी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी। तो अगर ये प्रॉपर लागू होती है तो तस्वीर कुछ और होगी पूरा देश की। इसका एम ही है कि ट्रांसफॉर्म करना है एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन टिल 2040 इनका एम है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना। जी बिल्कुल। तो दिव्या, इसके अलावा अभी आपके और शौक भी होंगे, आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, आप पोइट्री अगर अपनी आप सुनाना चाहें, पोइट्री आप करती हैं। हाँ। तो ये लिखने पढ़ने का शौक फिर कहाँ से पैदा हुआ, क्या क्या अभी तक पढ़ चुकी हैं आप? मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है खास, बट मैं थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ना सीखा है, वो मेरी बहन है वो मुझे अलग अलग तरीके की चीज़ें लाके ऐसे बताती रहती है पढ़ने के लिए, ऐसे गाइड करती है कि इसको पढ़ो। तो थोड़ा सा उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। भगत सिंह को पढ़ती हूँ मैं कभी कभी, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। और ऐसी जब एजुकेशन पढ़ते हैं तो फिलोसफीज अलग अलग हैं, तो स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो गांधी जी का स्कूल ऑफ थॉट्स, स्वामी विवेकानंद का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ऐसे सावित्रीबाई फुले जी की बहुत सारी, जिनकी वो जो कि फर्स्ट टीचर मानी जाती हैं, और उन्हें वुमेन स्कूल्स खोले थे। तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो जो कुछ भी सीखा उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। तो वो सब कुछ, और बाकी बीएड से जो पढ़ा उससे थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल कुछ खास पढ़ा नहीं है। बाकी नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, तो कभी कभी पढ़ लेती हूँ। ओके।
दिव्या आप हमेशा टॉपर रही हैं ना, और वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर एक हमेशा एक मतलब जो बना रहता है। तो कैसे आप सुझाव देंगी तमाम हमारी और गर्ल्स को, लोगों को, कि क्या होता है जरूरी? सबसे पहली चीज नॉलेज आपको होनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जब आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है तो नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज एक्वायर करने के लिए भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। आपके कई पास बार अगर ऐसा नहीं लगता कि नॉलेज है आपकी तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है? लेकिन आपके पास नॉलेज आएगा कैसे अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो? मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप क्वेश्चन करोगे और आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जाके लोगों से बात करोगे। जब बात नहीं करोगे, आप सोशलाइज नहीं होगे, तो नॉलेज नहीं आएगा। मुझे लगता है नॉलेज ऐसा किसी किताब में रखा हुआ नहीं है। आप किताब पढ़ोगे ठीक है, लेकिन ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, बिल्कुल। तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जो आप एक्सपीरियंस जो आपको सिखाता है वो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, आप किताबें पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, अनडाउटेडली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है, लोगों से बात करके सीखने को मिलता है, वो एक कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है लोगों से को अप्रोच करने का, तो वो आपको बहुत मुश्किल बना देता है लाइफ को। और जो हम जो सब, मुझे लगता है हम डरते बहुत है जीवन में। हम इतना डरते हैं कि अगर हम किसी से बोल देंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, जबकि ऐसा किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बारे में, हमारे बारे में सोचे। सब अपने अपने लाइफ में इतना ज्यादा खोए हुए हैं, मशगूल है सब। वो अपनी लाइफ के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है हमारे बारे में सोचे। बिल्कुल। तो दिव्या एक पोइट्री हो जाए, है ना? अच्छी सी, आप बहुत सारी कविताएं आपने लिखी हैं। बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत मैं कभी कभी लिख लेती हूँ। तो मैंने ऐसे एक कविता लिखी थी कि मुझे लगता है कि हम सब पढ़ते हैं, कुछ ज्ञात पढ़ते हैं, कुछ अज्ञात पढ़ते हैं, कुछ चेहरे पढ़ते हैं, कुछ ख्वाब पढ़ते हैं, कुछ चेहरे पढ़ते हैं, कुछ ख्वाब पढ़ते हैं, और कुछ रुबाब पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हम सब पढ़ते हैं। कोई देख कर पढ़ता है, कोई अनदेखा पढ़ लेता है, कोई चेहरा पढ़ लेता है, कोई किताब पढ़ता है। क्या बात है। तो हम सब किसी ना किसी तरह पढ़ रहे हैं, हम सब किसी ना किसी तरह जाने अनजाने कुछ ना कुछ जीवन में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने लेखन किया है। और क्या क्या शौक हैं आपके? पढ़ना अच्छा लगता है, संगीत का थोड़ा शौक है, तो संगीत सुनना, थोड़ा बहुत गुनगुना लेना, और कभी कभी सुन लेते हैं अच्छे अच्छे सिंगर्स को, शौक है। तो इतना दूर आप रहते हैं, कभी होम सिकनेस फील हुई हो? एकदम समुद्र के किनारे, फ्रांसीसी कल्चर है वहाँ पर काफी। मैं चाहती हूँ पांडिचेरी के बारे में भी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं। बिल्कुल। तो पांडिचेरी एक ऐसा बहुत डाइवर्स जगह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। तो वहाँ पे सब बहुत डाइवर्स कल्चर है। फ्रेंच कॉलोनाइज्ड रहा है, तो बहुत ज्यादा फ्रेंच आर्किटेक्ट और फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको बेकरीज और कैफेज, बहुत अलग अलग टाइप के मतलब ऐसा लगेगा कि आप यूरोपियन कंट्री में आ गए। ऐसा थोड़ा सा इलाका एक पार्ट है, अच्छा, जिसको ओरोविल बोला जाता है। तो ओरोविल व्हाइट टाउन है एक जगह, तो वहाँ पे आपको पूरा ऐसा फ्रेंच फील मिलेगा और ऐसा फ्रेंच आर्किटेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट कैफेज हैं, फ्रेंच बेकरीज हैं, तो फ्रेंच कुजीन्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। वो थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए शॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वहाँ पे आपको फ्रेंच लोग भी मिल जाएंगे और डाइवर्स लोग मिलेंगे, मतलब हर स्टेट से आपको लोग मिल जाएंगे वहाँ पे। नॉर्थ से लेके साउथ के सारे वहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर मिलेगा। तो इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, तो अलग अलग जगह के लोग हैं। बाकी कैफेज के अलावा बहुत सारी बीचेस हैं। बीच के लिए बहुत फेमस है, रॉक बीच, सेरेनिटी बीच, अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट बीचेस हैं और अलग अलग कैफेज हैं। अलग अलग कैफेज हैं और पांडिचेरी घूमने के लिए अच्छी जगह है। क्या बात है। तो दिव्या, आप जो हमारी जो नई जनरेशन के लोग, जो भी नए लोग बीएड करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए चलते चलते आपकी क्या सलाह होगी? हाँ, तो मुझे लगता है कि बीएड अगर आप करना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, तो एक नया भी कोर्स निकला है जो कि एनईपी ने बहुत सपोर्ट किया है इसको, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ऐसा होता है कि 4 साल की डिग्री है। इसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और साथ में एजुकेशन का भी आपको
साथ में आपको एजुकेशन में भी एक डिग्री मिल रही है, मतलब कि आपके पास एजुकेशन मतलब यू आर एलिजिबल टू टीच ऑल्सो एंड यू हैव स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट, लाइक एनी सब्जेक्ट यू कैन चूज, physics, chemistry, history, mathematics or arts, any subject of arts. So ITEP is like a new course which is like more given preference to pursue. So और बीएड अगर आप या एजुकेशन सेक्टर में आप आना चाहते हैं तो आपका पैशन होना चाहिए, टेक इट एज अ तो दिव्या, चॉइस। आप ना एक शाई नेचर कुछ की नहीं हो रहा है तो हम ये ले और लेते हैं। अंतर्मुखी तो किस्म अगर की if you लड़की थी, genuinely want to, इतना मुखर become a कैसे teacher, हुई? then only उस यात्रा को मुझे लग रहा है ज़्यादा बताओ, क्योंकि जो लोग इस तरह के होते हैं उन्होंने आजकल हो रहा है कि कोई भी नौकरी के लिए इस पेशे में आ जाता है ना, जबकि यहाँ पे पैशन वाले लोगों की ज़रूरत है ना। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन देखा जाए कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है और अगर हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ें पानी है तो हमें हर चीज़ मिल ही नहीं जाती, हमें कुछ चीज़ें छीननी पड़ती हैं। और छीनने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से लड़ना है या झगड़ना है, छीनना है यानी अपने शब्दों को रखना, अपने आप को रखना, अपने आप को प्रस्तुत करना, तो ही वो आपके पास आएंगे। मतलब जैसा कि कहा जाता है कि कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा। तो कर्म करने के लिए आपको जो बोओगे वही हाँ, फसल वही मिलेगी। तो अब भले आपको बहुत ज्ञान हो लेकिन आप बोलोगे नहीं, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा वो चीज़। तो मेरे साथ यही दिक्कत थी कि मुझे जो भी चीज़ें आती थी वो बोल ही नहीं पाती थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको खो जाती हैं आपके हाथों से। तो हमेशा से ऐसा फील होता था कि यार मैं अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही हूँ, जो मेरा फुल पोटेंशियल है वो उतना अच्छा मैं लेवल पे नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत हमेशा से परेशान करती थी। लोगों से बातचीत करना, लोगों से मतलब जानना, अलग अलग लोगों से बात करना मेरे को पसंद है, जो कि मुझे करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि मैं कैसे करूँ। तो इस चीज़ से मैं बहुत स्ट्रगल करी कि पूरा ऐसा एक सोशल एंजाइटी जैसा था मुझे कि मैं नहीं बोल पाती थी लोगों से मुझे क्या चाहिए या मैं क्या जनरली सोचती हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत किताबें पढ़ने की कोशिश करी, जो कि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं, कभी कभी मैं आधी पढ़ती थी, मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी तो मैंने ले ली उसमें से, फिर नहीं तो मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी या गूगल कर लेती थी कि कैसे लोगों से बात की जाए। तो बहुत ऐसे पॉडकास्ट सुने, बहुत कुछ ऐसे गूगल पे सर्च किया, आर्टिकल्स पढ़े कि कैसे हमारा साइकोलॉजी माइंड कैसे वर्क करता है। तो मैं ऐसे लोगों से बात करने से पहले ऐसे लिखती थी कि मैं उनसे क्या बोलूँगी जाने से पहले, कि मैं ऐसे माइंड में प्रिपेयर करती थी कि मेरे को अगर किसी से बात करनी है तो मैं उनसे क्या बात करूँगी, टॉपिक्स क्या होंगे, क्योंकि मैं उनके सामने जाऊँगी तो फिर मैं ब्लैंक हो जाऊँगी अगर मैं प्रिपेयर करके नहीं जाऊँगी। तो वो सब मुझे माइंड में फ्रेम करना पड़ता था। धीरे धीरे करते ये मतलब ऐसे कोशिश करते मुझे समझ में आया कि यार हाँ, अगर मैं कोशिश करूँगी तो कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ये एक लंबी जर्नी है। जब आप अपने आप को मतलब एकदम चेंज करते हैं, ट्रांजिशन पीरियड जो होता है आपका, कि आप कुछ और व्यक्ति हो और आप जीवन में जो आपको चाहिए उसके लिए आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल है। चेंज को हम रेजिस्ट करते हैं, हम सब रेजिस्ट करते हैं चेंज को, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ता है उसके लिए। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। तो मैंने कहीं से पढ़ा था कि चेंज इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू ग्रो और सक्सीड इन लाइफ। तो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत लाइफ में बहुत अनसर्टेन होती है, अनसर्टेन, और हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। तो वो ऐसा था कि हाँ, वो अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे कैमरे के सामने बोल रही हूँ। जब वो दिव्या थी, पुरानी वाली दिव्या, वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो ऐसे बोल रही है। तो ऐसे फिर उस पर काम किया, तो इंटरव्यूज़ देना चालू करा। पहले तो जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था बैचलर्स के बाद, उसमें टॉपिक था कि कंप्यूटर इज़ अ बोन और अ बैन। बैचलर्स के बाद उस पर बोलना था, जो कि मैं बहुत अच्छा लिख सकती थी, लेकिन जब बोलने की बारी आई वहाँ पे तो मैं बोल ही नहीं पाई। मैं ऐसे साइलेंट थी इंटरव्यू में, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो वो इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत ऐसा फील हुआ कि यार ये तो मैं बोल सकती थी, लेकिन क्या कमी थी जो मैं नहीं बोल पाई। तो घर पे जब बातचीत करी तो भाई से, बहन से, तो उन्होंने बोला कि तुम नहीं बोलोगे तो फिर तुम कैसे पता चलेगा लोगों को कि तुम्हें आता है, तुम्हारे थॉट्स को कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फेलियर्स मिले। जब आप स्टार्ट करते हो आप इंटरव्यू में बोलना, तो आप बहुत गलत बोलते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती अगर आप छोटे शहर से होते हो, तो आप ऐसे बहुत ट्राई मारते रहते हो। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करके ऐसे मैंने ऐसे मिरर के सामने बोलना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया।
फिर खुद के वीडियो रिकॉर्ड करना, ऐसे खुद की बॉडी लैंग्वेज की मैं कैसे बोल रही हूँ, क्या कैसे क्या कर रही हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि यार ये क्या बोलना है इंटरव्यू में, कैसे बोलना है, क्योंकि वो एक टास्क होता है जहाँ पे आपके पास कुछ कम समय में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने व्यक्तित्व को बताना है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाना है। बिल्कुल। तो वो समय में आपको जीतना होता है, वो समय आपके पास लिमिटेड है। तो वो ऐसे इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत सारी फेलोशिप में अप्लाई किया। उन सबके इंटरव्यूज़ में मैं 2-2 इंटरव्यूज से 3 इंटरव्यूज देती थी। तो वो फ़ोन इंटरव्यू होता है, फिर वीडियो इंटरव्यू होता है। तो पहली बात तो वीडियो कैमरा ऑन करके आंखों में आंखें देख के बोलना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था जो कि मैंने किया। और वो करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। वो क्वेश्चन करेंगे आपसे, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हो या सोशल वर्क के फील्ड में जा रहे हो तो आप सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा करंट न्यूज़ में क्या चल रहा है। और आपको किसी भी इंसान से, व्यक्ति से बात करनी है, आपके पास शब्दों की कमी होगी। और शब्दों की कमी को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना होगा। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें या आप कुछ अच्छा पॉडकास्ट, साहित्य पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें। क्योंकि अगर आपके पास आपका कोई ओपिनियन नहीं है, आप कोई सोच नहीं रखते हो, तो आप बोल नहीं पाओगे, शब्दों की कमी होगी आपके पास। तो वो धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करी। फिर भी कभी फिर फेल होके फिर समझ में आया कि यार सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। फिर म्यूजिक का थोड़ा रुझान आया, फिर म्यूजिक का थेरेपी चालू करा, क्लासिकल म्यूजिक थोड़े टाइम के लिए सीखा। अच्छा। हाँ, फिर उस वक्त जब वो थोड़ा सा मुश्किल समय था जिसमें मुझे लगता था कि सिर्फ मैं पूरे दिन म्यूजिक करूँ तो ही जीवन में मेरे लिए, मुझे कुछ और करना ही नहीं है, सिर्फ म्यूजिक करते हैं। तो बहुत राग सुनी, उसमें राग अलग अलग राग होती है, तो हीलिंग राग्स मैंने बहुत सुनती थी। अच्छा। तो अगर किसी को ऐसी कुछ दिक्कत है तो सिर्फ म्यूजिक से जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है क्लासिकल म्यूजिक बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली भी अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो क्लासिकल सिंगिंग करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सिंगिंग सीखो या सुनो, कुछ भी करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट या नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा माइंड को, आपको जो माइंड में जो वाइब्रेशंस होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको रिलैक्स करता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप देखोगे तो माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल करता है, थॉट्स को स्टेबल करता है। म्यूज़िक थेरेपी करा। फिर बाद में सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एम्पैथी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि लोग भी आपसे प्यार करेंगे। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को प्यार करना, और एक्सपेक्टेशन नहीं करना कि कोई आपसे उसी लेवल का प्यार करे या उसी लेवल से आपसे बात करे जिस लेवल से आप उनसे करते हो। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे जिस दिन आप, तो आप जीवन में खुश हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके, तो इन सब की बदौलत ही आज की इतनी मुखर दिव्या हमारे सामने है। और दोस्तों, आप सब भी इस तरह से हो सकते हैं, बस थोड़ा मेहनत करनी होती है, खुद से प्यार करना होता है ना, खुद के लिए वक्त निकालना पड़ता है, खुद को वक्त देना पड़ता है। जैसे हम अपनी बॉडी मसल्स टोन करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी व्यक्तित्व को टोन करना है, अपनी आवाज़ को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को टोन करना है, तो हम जादू कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि मैं अपना सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो देने की बात है ना, अभी भी शायद एक आंकड़ा है कुछ कि हम अपने दिमाग का केवल शायद 5% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरा दिमाग सोया पड़ा है हमारा। तो यूज ही नहीं कर रहे, उसके कहीं काम ही नहीं आ रहा है। वो रूटीन कामों में तो दिमाग लगना नहीं है ना, और कुछ ऐसा नया इनोवेशन बहुत कुछ कर नहीं रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इतने सारी यूथ का पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल अगर काम आने लग जाए तो पता नहीं कैसा भारत हम बना देंगे, है ना। तो बहुत शुक्रिया, पूरा आधे घंटे की बातचीत हो गई है। इतना अपना वक्त देने के लिए। कल सुबह आपको ट्रेन से निकलना है, मुझे लगा कि क्यों नहीं इन बातों को हम लोग दर्ज कर लें। आप सबके लिए, हम सबके लिए प्रेरणा है। तो हम आपसे बात करते रहेंगे समय समय पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, बहुत शुक्रिया।